हेलो गाइस, एक इम्पोर्टेंट क्लास और आ चुकी है। इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। देखते रहिएगा समय निकाल के। पहला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक का नागौर के अमर सिंह राठौर के साथ मतीरारी राड नामक युद्ध हुआ? ऐसा युद्ध तो राजस्थान में ही हो सकता है। कितनी वीरता भरी हुई थी, कूट कूट के आप इन युद्धों से ही जो है अनुमान लगा सकते हो। मतीरे के लिए युद्ध होना, ये मतीरे के लिए युद्ध हुआ भाई। ऐसी घटना राजस्थान में काफ़ी गंभीर घटना है ये। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि मतीरे के लिए बीकानेर वालों ने मतीरा बोया और लगा नागौर में जाकर के, और इसको लेकर के काफ़ी युद्ध जो है काफ़ी गंभीर युद्ध हुआ। साथ ही 1644 में युद्ध लड़ा गया था, और यह बीकानेर के शासक महाराणा कर्ण सिंह और अमर सिंह नागौर के शासक के मध्य लड़ा गया था 1644। विशेष रूप से याद रखिए, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? बीकानेर के वह आधुनिक शासक जिन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, और गंग नहर लाने में, और इंदिरा गांधी जो नहर चल रही है आज मरुधरा की जो जीवन रेखा कहते हैं, उस ही ठीक है उसके पद सिंह जिसे कहते हैं कि यदि इंदिरा आई है, इंदिरा गांधी नहर बनी है, तो इसके पीछे जो योजना है वो हम कह सकते हैं कि गंग नहर की रही थी, और गंगा सिंह ने गंग नहर बनाया। और गोलमेज सम्मेलन जो अंग्रेजों ने करवाए थे इंग्लैंड में, वहाँ पर भी जो है भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में साथियों इन्होंने भाग लिया, जिनका नाम गंगा सिंह है। इन्होंने गंग नहर 1927 में जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बीकानेर के किस गवर्नर जनरल द्वारा 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया? नेक्स्ट प्रश्न के जरिए प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में जो गंग नहर है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसको बनाने का काम तो आपको पता है कि गंगा सिंह ने किया था, बीकानेर के शासक, जबकि इसका उद्घाटन साथियों जो है उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड इरविन, पता भी होगा आपको, गांधी इरविन समझौते के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग कोई एग्जाम ऐसा नहीं हो जिसमें ये प्रश्न ना छपा हो, और कई बार साधारण रूप से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जंगलधर बादशाह की उपाधि किन शासक को प्राप्त थी? तो बीकानेर का शासक कर्ण सिंह, इन्हें जंगलधर बादशाह की उपाधि थी, नोट कर दीजिएगा। और इन्हें ये उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी, जंगलधर बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? वैसे तो संपूर्ण भारत का एकीकरण करने और भारत की जो टूटी फूटी रियासतें थी, बिखरा हुआ पूरा भारत था, उसे एक करने का काम जो है तत्कालीन गृह मंत्री जिसे हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत में ठीक है घूम घूम करके पूरे भारत का एकीकरण करा। उसमें राजस्थान एकीकरण में भी उनकी ठीक है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शूटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ के शासक के दरबार में थे? तो ये दोनों ही विद्वान महाराणा लाखा, वही लाखा जिन्होंने रणमल की बहन से जो है वो शादी की थी, और राणा सुंडा जो कि पृथहंता कहलाता है राजस्थान, अच्छा सॉरी भीष्म पितामह कहलाता है राजस्थान का, वही अपना राणा सुंडा इनका पुत्र था राणा लाखा का, और इनके पुत्र हुए मोकल। ठीक है, ये आपको पता होगा, महाराणा लाखा इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयालदासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है वह है? तो यहाँ पर दो प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछते तो वहाँ पर कभी कभार जो हम कई साथियों का डाउट रह जाता है, तो आज इसको थोड़ा ध्यान से देख सकते हो कि दयालदास की जो ख्यात है, इसमें हमें जो है बीकानेर राज्य का इतिहास मिलता है। दयालदास ने ही लिखी थी दयालदासरी ख्यात, जबकि एक ख्यात और आती है जिसको कहते हैं बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात में जोधपुर मारवाड़ का इतिहास मिलता है, जबकि दयालदासरी ख्यात में जो है बीकानेर राज्य का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित एरिनपुरा छावनी किस जिले में है? यदि 1857 की क्रांति हुई तो आपको पता होगा कि 6 सैनिक छावनियाँ राजस्थान में थी। उन 6 सैनिक छावनियों में 2 सैनिक छावनियाँ जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो कौन सी थी आपको पता होगा? तो वह 2 सैनिक छावनियाँ वे 2 सैनिक छावनियाँ ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर, खेरवाड़ा उदयपुर, इन 2 सैनिक छावनियों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, बाकी सबने भाग लिया। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? सबसे पहले नसीराबाद हुआ, उसके बाद एरिनपुरा में हुआ, और एरिनपुरा छावनी का मुख्यालय पाली जिले में स्थित
था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है। कैरिबियन युग की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का गोंडवाना लैंड का वह भूभाग जिसे अरावली कहते हैं, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन भूभाग की श्रेणी में यह वह भूभाग जिसे हम प्राचीन प्रदेश कह सकते हैं। तो अरावली राजस्थान की सभी भूभागों में सबसे प्राचीन है, क्योंकि अरावली काफ़ी प्राचीन है, ठीक है। कैम्ब्रियन युग की कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा राजस्थान के जो इनका संबंध जैसलमेर रियासत से था। यहीं पर इनका जो है इन्होंने काफ़ी स्वतंत्र संघर्ष किया और इन्हीं जो सागरमल गोपा हैं इनको जो है तेल से जला दिया था ऐसे, ठीक है। इनको जो है सजा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है साथियों 1528 में बाबर मेदिनी राय की मीर में कौन सा युद्ध हुआ। जी हाँ, बाबर आया तब उसके लिए कोई भारत मार्ग साफ नहीं था, ठीक है। बाबर कोई सफल ऐसे नहीं हुआ था, बाबर के सामने भी कई असफलताएं खड़ी थी जिसमें कई युद्ध लड़ने पड़े थे बाबर को, ठीक है। बाबर के लिए कोई मार्ग साफ नहीं था। सबसे पहले जब बाबर आया यहाँ पर तो बाबर आने के समय उसको पानीपत का युद्ध करना पड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में। उसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा के बाद में, उसके बाद में उन्होंने मेदिनी राय के साथ में चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में। उसके बाद उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा था बाबर। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में शकंबरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन आपने कई बार पढ़ा होगा, बिजोलिया शिलालेख आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है। इसके बाद इस शिलालेख को आप याद रख सकते हो साथियों। ये बिजोलिया शिलालेख, जब भी चौहानों की उपलब्धि हो या चौहानों से संबंधित कोई जानकारी की बात आती है तो बिजोलिया शिलालेख मुख्य रूप से लिया जाता है। और बिजोलिया शिलालेख भिलवाड़े से प्राप्त हुआ है, संस्कृत में लिखा गया यह अभिलेख है। ये 1170 के आसपास है। इसमें ही चौहानों को जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, यानी आपको पूछा जा सकता है कि चौहानों को जो है ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है, तो बिजोलिया में। और बिजोलिया लेख में ही चौहानों की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका भी वर्णन मिलता है। तो यह अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कानड़ देव। जी कानड़ देव कौन था। आप कहोगे कि जी कानड़ देव कौन था। अरे कानड़ देव के बारे में आपको पता नहीं है। राजस्थान के इतिहास पढ़ते हैं तो हमें शाखा पढ़ते हैं, कई शाखा हुए राजस्थान में। उनमें से एक जालोर पर भी शाखा हुआ था कानड़ देव और वीरम देव द्वारा 1311-12 के आसपास। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ और यहाँ पर जो शाखा हुआ जिसमें कन्नड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव वीरगति को प्राप्त हुए थे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का भाग हुआ करता था। तो सूरसेन जनपद में कौन सा भाग आता था। तो इसमें करौली, धौलपुर, भरतपुर जैसे क्षेत्र जो हैं ये सूरसेन जनपद के हिस्से हुआ करते थे। नेक्स्ट है कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो महाराणा कुंभा से संबंधित सभी जानकारी हमें कृति स्तंभ प्रस्तुति में मिलता है और कृति स्तंभ प्रस्तुति चित्तौड़गढ़ में लगी हुई है सर। नेक्स्ट सवाल है आहाड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो। तो आहाड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। सदैव राजस्थान में कई सभ्यता प्राप्त होती हैं जिसमें प्रमुख रूप से कालीबंगन का जो हम काफ़ी नाम लेते हैं कि कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक प्राच्य युगीन सभ्यता रही। उसी प्रकार राजस्थान में हड़प्पा पूर्वकालीन, हड़प्पा पश्चकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं जिसमें राजस्थान में कई ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं जिसमें प्रमुख रूप से कनिष्क सभ्यता, सीकर, उसके बाद आहाड़ सभ्यता जिसे हम बनास संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा लोहा युगीन सभ्यता जैसे जोधपुर, जयपुर इनसे मिलती है। तो आहाड़ सभ्यता एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। गणवेश सभ्यता भी, जबकि कालीबंगन सभ्यता से जो काश्य युगीन सभ्यता थी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी, बिहारी चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था। इन सब की रचना नागरीदास ने की थी। नागरीदास किशनगढ़ का शासक था। यह एक महान विद्वान था, ठीक है। एक क्या था, महान विद्वान था और ये कई रचनाएं करी थी। इन्हीं के समय जो है वो बनी ठनी चित्रण हुआ था किशनगढ़ में, जो कि राजस्थान चित्रशैली की एक महत्वपूर्ण रचना हम मानते हैं अपने बनी ठनी को। और बनी ठनी में ही नागरीदास जो हैं और उनकी प्रेमिका का वर्णन है, उनकी प्रेमिका पर ये बनाई गई है। और इसके अलावा हम कहेंगे कि इसको मोनालिसा भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न, राणा कुंभा मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1736 में हुआ। राणा कुंभा और मालवा के शासक
ठीक है, मोहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। ये सारंगपुर का युद्ध था। इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक कृति स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था जी? कृति विजय स्तंभ बनाया था, जिसे हम कृति स्तंभ कहते थे। यह कृति स्तंभ चित्तौड़ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रेस कमीशन से संबंधित है। ट्रेस कमीशन जो बना था वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक आयोग था। इस आयोग का काम था कि किसानों की समस्या क्या समस्या है उसे वहाँ जा कर के देखा जाए। तो इसी में ट्रेस कमीशन जो है इसका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से रहा। बेंगू किसान आंदोलन में किसानों की समस्या को दर्ज करने के लिए जो आयोग बना उसका नाम ट्रेस कमीशन था। और वही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो बना था साथियों वो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बना था। दो आयोग विशेष आयोग ना जब भी किसान आंदोलन करते तब पहला आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आयोग से है, जबकि ट्रेस कमीशन का जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की थी? तो बीकानेर के शासक राव कल्याणमल, जिन्होंने 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया था उस समय वहां जाकर के उन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी, राव कल्याणमल। और इन्हीं के समक्ष जो है रावचंद्र सेन मारवाड़ प्रशासन थे तो उन्होंने वहां पर अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके जुड़ी कुछ विश्लेषण वाली बातें भी आप जरूर ध्यान रख करके पढ़िएगा। इसके अलावा आप यदि ये वीडियो अच्छा भी लगा है नहीं लगा है फिर भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको जो है लाइक करना होगा। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। और ऑल द बेस्ट साथियों।